हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन बार। सो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं उनके रिगार्डिंग अब उनकी एप्लीकेशन हम इस न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। सो लेट्स सी। इसी क्वेश्चन में आपको डाया कैलकुलेट करना है स्मॉल डी व्हेन एक्सटेंशन वाज मेजर टू बी 3 mm। इसमें एक्सटेंशन दे रखी है और जो मटेरियल है उसका यंग्स मॉडुलस दे रखा है। सो यहाँ पर एक बार है और इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो जिसका आउटर डाया 130 mm दे रखा है और इनर डाया निकालना है हॉलो सेक्शन, और 4 मीटर की जो है लेंथ दे रखी है। जो जो गिवन है वो हम लिख लेंगे। गिवन एक्सटेंशन दे रखी है, डेल्टा एल दे रखा है, दैट इज़ 3 mm, और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा है 200 गीगा पास्कल। गीगा पास्कल का मतलब है कि 200 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और अगर इसको न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो ये हो गया 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, क्योंकि 10⁻³ mm जो है 1 मीटर के इक्वल होता है, तो वो हमने यहाँ से कैलकुलेट करके ये वैल्यू निकाली है। ओके, तो यहाँ पर जो एरिया है, अगर हम हॉलो सेक्शन की बात करें, इसका एरिया निकालना होगा तो एरिया विल बी π/4 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस π/4 स्मॉल डी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर जो टोटल एरिया है वो निकालने की कोशिश करते हैं, तो π/4 कॉमन ले लिया, कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, और इसमें अगर वैल्यू पुट करें एरिया लिख सकते हैं π/4, और 130 जो है वो आउटर डायामीटर है और इनर डाया हमें निकालना है। ओके, दिस विल बी द एरिया ऑफ दिस हॉलो बार। ओके, नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे, जो फार्मूला हम यूज़ करने वाले हैं एक्सटेंशन का, दैट इज़ P इंटू एल अपॉन एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब यहाँ पर जो P की वैल्यू है वो गिवन है 450 किलो न्यूटन, और 450 किलो न्यूटन इसको हम अगर न्यूटन में कन्वर्ट करें तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके ये न्यूटन में आ जाएगा। ओके, तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, जो भी वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल है हमें, दैट विल बी 3 mm की जो है वो एक्सटेंशन मिली है, और लोड है P 450 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय लेंथ है हमारे पास L इज़ गिवन 4 मीटर, और इसको mm में कन्वर्ट करेंगे तो ये 4000 mm के इक्वल आएगा। सो लेंथ विल बी 4000 mm अपॉन एरिया हमने कैलकुलेट किया है 130 स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसकी वैल्यू लिखेंगे 200 इंटू 10⁻³। ओके, तो यहाँ से अगर हम ये वैल्यू कैलकुलेट करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो ये वैल्यू इक्वल टू सारी कैलकुलेशन करके आ रही है 954.93। ओके, और यहाँ से अगर डाया कैलकुलेट करें, सो डी इज इक्वल टू 126.27 mm, इसके आसपास जो है ये वैल्यू डाया की कैलकुलेट हो रही है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था ये वैल्यू कैलकुलेट करने को, सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब यहाँ पर क्या है, डिफरेंट क्रॉस सेक्शन की बात दे रखी है। लेट्स सपोज ये आपका A to B सेक्शन है, B to C सेक्शन है और C to D सेक्शन है। अगर इस बार में डिफरेंट सेक्शन से मिलके ये बार बनी है, इस बार में अगर जो फोर्स है अप्लाई फोर्स P वो एंड पे अप्लाई की जा रही है, चाहे वो स्ट्रेच वाली टेंसाइल फोर्स है या फिर कॉम्प्रेसिव फोर्स है, जैसी भी फोर्स लग रही है, अगर वो एंड पे लग रही है, सिंगल फोर्स एक्ट कर रही है, तो इसकी वजह से जो टोटल एक्सटेंशन जो इस बार में आने वाली है, तो वो हम इसमें निकालने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ है वो हम लिख लेते हैं। लेट्स सपोज दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट एंड दिस इज़ द थर्ड पार्ट। तो ये तीनों जो सेक्शन है, इन सेक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ है वो लिख लेते हैं। एरिया A1, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी A1, लेंथ L1, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है दैट इज़ L1, और उससे आगे जो लेंथ है दैट इज़ L2, और नेक्स्ट लास्ट सेक्शन की लेंथ है L3। ओके,
तो सेकंड जो सेक्शन है इसका भी लिख लेते हैं, दैट इज़ A2 इज़ द एरिया, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E2 एंड L2 इज़ द लेंथ। और जो लास्ट सेक्शन है इसका एरिया A3 और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E3। ओके, तो इसके बाद हमें जो डिफॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है हर एक सेक्शन के लिए कैलकुलेट होगी। यहाँ जो फर्स्ट सेक्शन है इससे जो डिफॉर्मेशन आने वाली है डेल्टा एल, डेल्टा L2, डेल्टा L3, तीनों सेक्शन के लिए अलग अलग आने वाली है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है, अब इस केस में जो हमने अभी ये केस देखा, इस केस में जो टोटल डिफॉर्मेशन हमें मिलने वाली है, टोटल डिफॉर्मेशन विल बी डेल्टा एल विच शुड बी इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3। ओके, और ये जो यहाँ पर फोर्स लग रही है दैट इज़ पी फोर्स जो है वो टेंसाइल फोर्स है, तो स्ट्रेच होगा और एलोंगेशन पॉजिटिव आई। तो हमें यहाँ पर अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा इन सब के लिए। जो अप्लाई फोर्स है दैट इज़ पी, डिफॉर्मेशन एक एक की निकालनी पड़ेगी। लेंथ है L1 अपॉन A1 E1 प्लस पी L2 अपॉन A2 E2 प्लस पी L3 अपॉन A3 E3। ये डिफॉर्मेशन का जो फॉर्मूला है वही हमने यहाँ पर लिखा है डिफरेंट सेक्शन के लिए। ओके, तो यहाँ से P कॉमन आ जाएगा, P L1 A1 E1 प्लस L2 A2 E2 प्लस L3 A3 E3। ओके, ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अगर इन केस यहाँ पर हमारे जो E है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3, सेम मटेरियल की बार है, आपका एरिया डिफरेंट है, लेंथ डिफरेंट है, सेक्शन डिफरेंट है, लेकिन आपका जो मटेरियल है वो सेम है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक ही है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला डिफॉर्मेशन का जो बन जाएगा, अभी हमने डिफॉर्मेशन जो निकाली है वो ये निकाली है। ओके, इन केस अगर हमारे पास अलग अलग इलास्टिक कांस्टेंट हो तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम अगर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम है तीनों सेक्शन के लिए तो P अपॉन ई भी कॉमन आ जाएगा, तो L1 अपॉन A1 प्लस L2 अपॉन A2 प्लस L3 अपॉन A3। तो ये रिलेशन हमारा आ जाएगा टोटल डिफॉर्मेशन कैलकुलेशन के लिए। तो जो ये हमने निकाला है ये निकाला है टोटल डिफॉर्मेशन, राइट। अब जो नेक्स्ट आपके पास सिनेरियो दे रखा है, अगर यहाँ ध्यान से देखें तो जो फोर्सेस है वो एंड पॉइंट पे P1 लग रही है और P4 लग रही है, डिफरेंट फोर्सेस है। और B सेक्शन पे जो है वो P2 लग रही है और C सेक्शन पे P3 लग रही है। अब डिफरेंट सेक्शन यहाँ पर बन रहे हैं, तो डिफरेंट सेक्शन के लिए हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाने पड़ेंगे और फोर्सेस बैलेंस करनी पड़ेगी। तो फोर्सेस बैलेंस करने के लिए सबसे पहले जो है सेक्शन बनाने की ज़रूरत है। अब जो सेक्शन है ज़रूरी नहीं है कि जैसे ये 3 सेक्शन है BC सेक्शन बनेगा, CD सेक्शन बनेगा, 3 ही सेक्शन बनेंगे, डिफरेंट सेक्शन भी बन सकते हैं, वो क्वेश्चन की डिमांड पर डिपेंड करेगा। अब लेट्स सपोज अगर आपकी जो फोर्सेस है वो बैलेंस हो गई, तब तो आपके ये तीनों सेक्शन जो यहाँ पर शो किए गए हैं 1 2 3, ये तीनों सेक्शन आ जाएंगे। लेकिन अगर फोर्सेस बैलेंस नहीं हुई तो फिर हमें डिफरेंट सेक्शन बनाने पड़ेंगे। मतलब आप A2C सेक्शन बना सकते हो फोर्स बैलेंस करने के लिए, B2D सेक्शन बना सकते हो, A2 कंप्लीट D एक ही सेक्शन बना सकते हो फोर्स बैलेंस करने के लिए। फोर्सेस जो है वो बैलेंस होनी चाहिए और हर एक जो सेक्शन है उस पर जो टोटल फोर्सेस है वो सेम आनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें एंड फोर्सेस को बैलेंस करने की कोशिश करनी है, उसके अकॉर्डिंग जो है मिडल फोर्सेस बैलेंस करने की कोशिश करनी है। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स टेक दिस P1 फोर्स ऑन दिस सेक्शन, P1 फोर्स है। तो बोथ एंड पे, सेक्शन के बोथ एंड पे, जैसे ये एक एंड पे आपने P1 फोर्स लगाई, जो P1 फोर्स यहाँ थी, एंड पे A पर जो है फोर्स वो P1 के इक्वल ही आएगी। ये सेक्शन A है, ये सेक्शन B है, लेट्स सपोज दिस इज़ B C एंड दिस इज C एंड D। ओके, तो एक सेक्शन पर टोटल फोर्स इसी के इक्वल आनी चाहिए जो क्वेश्चन में आपको अवेलेबल होगी। तो दूसरे एंड पे भी सेम आपको P1 फोर्स लगेगी। अगर हम बात करें सेक्शन B और C पे, तो B और C पे जो फोर्सेस है वो डिफरेंट होगी। लेट्स सपोज दिस इज़ P5 फोर्स, ये बैलेंस हो रही है, और यहाँ पर जो C और D है उस पर आपको जो फोर्स मिलेगी वो एंड पे जो D पे फोर्स होनी चाहिए
टोटल फोर्स वो आपकी P4 के इक्वल होनी चाहिए, तो यहाँ पर P4 मिलेगी। अब हमने जो बीच वाला सेक्शन है उसमें P5 फोर्स ली है, तो ये जो है बैलेंस होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जो सेक्शन बी है उस पर टोटल फोर्स P2 के इक्वल आनी चाहिए, तो ये P1 और जो हमारा P5 है ये मिलके P2 आना चाहिए। मीन्स P1 प्लस P5 शुड बी इक्वल टू P2। तो एक सेक्शन पर जो बी सेक्शन था उस पर टोटल फोर्स P2 लग रही है और उसकी डायरेक्शन राइट साइड को है, तो इसी तरफ को जो है बी सेक्शन पे फोर्स आनी चाहिए। तो बी सेक्शन पे यहाँ पर देखिए ये फोर्स इधर है, ये फोर्स इधर है, तो दोनों को मिला के P2 फोर्स आ रही है। ओके, और सी सेक्शन की अगर बात करें, सी सेक्शन पे क्या हो रहा है, सी सेक्शन पे लेफ़्ट साइड को फोर्स होनी चाहिए और इक्वल टू P3 होनी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो एक फोर्स हमारी P5 सी सेक्शन पे इस तरफ को जा रही है, फिर दूसरी फोर्स P4 भी इस तरफ को जा रही है। इसका मतलब जो P5 प्लस P4 है दैट शुड बी इक्वल टू P3 फोर्स, तभी आपकी फोर्सेस बैलेंस होगी। अब आप देखो हर एक सेक्शन पे, ए सेक्शन पर देखें तो ए सेक्शन पे P1 लग रही है जैसे ओरिजिनल केस था। ओके, फिर जो सेकंड सेक्शन है बी और सी सेक्शन, इसमें बी पर जो फोर्स लग रही थी P2, तो हमने देखा P1 प्लस P5 जो है P2 ही है। ओके, और डायरेक्शन भी राइट साइड को आ रही है, दिस इज़ फाइन। फिर हम सेक्शन सी पर गए, सी पर P3 के इक्वल फोर्स आनी चाहिए, तो P5 प्लस P4 P3 के इक्वल होना चाहिए, और जो डायरेक्शन है दैट शुड बी आल्सो इन लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन, तो लेफ़्ट को ही है दोनों फोर्सेस, तो ये बैलेंस हो रही है। देन P4 फोर्स राइट को है और डी पॉइंट पे P4 ही फोर्स आनी थी, दिस P4 फोर्स, तो यहाँ पर आप देख रहे हो तो डी पे ओनली P4 ही फोर्स है। ओके, तो इस तरह से हमें बैलेंस करना है, और उसके बाद टोटल डिफॉर्मेशन अब जो यहाँ से आने वाली है वो हमें कैलकुलेट करनी है। अब जो फर्स्ट सेक्शन से आएगा दैट विल बी del L1 del L2 फ्रॉम सेकंड सेक्शन, एंड थर्ड सेक्शन से del L3। ओके, तो यहाँ से जब हमें टोटल डिफॉर्मेशन निकालनी हो, टोटल डिफॉर्मेशन डेल्टा एल दैट शुड बी इक्वल टू del L1 की जो हम डिफॉर्मेशन कैलकुलेट करें del L1 दैट विल बी द टेंसाइल इन नेचर, वो एक्सटेंशन आएगी, एलोंगेशन आएगी क्योंकि स्ट्रेचिंग हो रही है, तो प्लस का साइन आएगा इसके साथ। लेकिन जब हम सेकंड सेक्शन की बात करें, यहाँ कॉम्प्रेसिव फोर्स है, कॉन्ट्रैक्शन आएगी यहाँ पर, तो कॉन्ट्रैक्शन में जो साइन है वो नेगेटिव हो जाता है, तो del L2 शुड बी इन विद नेगेटिव साइन, और लास्ट में del L3 जो है दैट विल बी पॉजिटिव, स्ट्रेचिंग हो रही है, एलोंगेशन हो रही है। तो इस फॉर्मूले से हम यहाँ पर कैलकुलेट कर देंगे द वैल्यू ऑफ टोटल डिफॉर्मेशन। अगर बाकी वैल्यू यहाँ पर पुट की जाए, डेल्टा L1 जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चले, तो डेल्टा L1 भी del L1 अपॉन A1 E1 माइनस P5, जब जो सेक्शन बी है उसमें P5 फोर्स है, L2 लेंथ है, एंड A2 एरिया, और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज़ E2। उसी के साथ थर्ड सेक्शन की बात करें तो वहाँ पर फोर्स P4 है, L3 है लेंथ, एंड A3 इज़ द एरिया, एंड E3 इज़ द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर तीनों केसेस में तीनों सेक्शन का मटेरियल एक ही है तो E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3 इक्वल टू E हो जाएगा, और 1/E यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो टोटल डिफॉर्मेशन जो यहाँ पर निकाली हमने, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर टोटल डिफॉर्मेशन इन सच केसेस। ओके, अब इन्हीं फार्मूला को यूज़ करके, इन्हीं इक्वेशन को यूज़ करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दे रखा है स्ट्रेस इन मिडल पोर्शन इज 130 मेगापास्कल, देन व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ दिस मिडल सेक्शन। ये मिडल सेक्शन है, इसमें स्ट्रेस की वैल्यू दे रखी है और डाया कैलकुलेट करना है इसका। ऑल्सो फाइंड इट्स लेंथ, लेंथ भी कैलकुलेट करनी है जो स्मॉल एल से यहाँ डिनोट की गई। इफ़ द टोटल एक्सटेंशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 4 mm, 4 mm की टोटल डिफॉर्मेशन दे रखी है। अब 3 सेक्शन बन रहे A, B, B, C एंड C, D, और ये इन तीनों सेक्शन पे एक ही फोर्स लग रही है, 30 किलो न्यूटन की फोर्स लग रही है। ओके, ग्रेट। तो टोटल डिफॉर्मेशन जब हम निकालेंगे तो टोटल डिफॉर्मेशन शुड बी डिफॉर्मेशन ऑफ दिस del L1, दिस del L2 प्लस दिस del L3। ओके, तो टोटल डिफॉर्मेशन del L इक्वल टू del L1 del L2 प्लस del L3 ये आनी चाहिए। लेट्स टेक दिस मिडल पोर्शन। तो मिडल पोर्शन में जो स्ट्रेस है उसकी वैल्यू दे रखी है, स्ट्रेस इज इक्वल टू 130 मेगा पास्कल।
ये वैल्यू दे रखी है। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करें 130 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और इसको अगर हम लिख दें 130 न्यूटन पर mm² भी लिख सकते हैं। स्ट्रेस इज इक्वल टू P अपॉन एरिया होता है। इस केस में जो P है दैट इज़ 30 किलो न्यूटन, और इसको अगर लिखना है तो 10⁻³ न्यूटन की टर्म में लिख सकते हैं, अपॉन एरिया। एरिया विल बी π/4 इंटू d²। तो स्ट्रेस यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा 130 न्यूटन पर mm² के इक्वल। यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसके अपॉन में 1 है, तो यहाँ से अगर हम d की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहे, π/4 इंटू d² शुड बी इक्वल टू 30 इंटू 10⁻³ अपॉन 130। और इसी के साथ अगर d निकाला जाए यहाँ से, तो d की वैल्यू आ रही है 17.14 mm के आसपास। ओके, तो फर्स्ट जो थिंग थी कि डाया कैलकुलेट करना था आपको, वो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर दिया इस इक्वेशन से। तो फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ दिस मिडल सेक्शन। नेक्स्ट पार्ट जो कैलकुलेट करना है दैट इज़ आल्सो फाइंड इट्स लेंथ इफ द टोटल एक्सटेंशन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 4 mm। अब जो है टोटल एक्सटेंशन डेल्टा एल जो है वो 4 mm दे रखा है हमारे पास। दिस वैल्यू इज़ गिवन एज 4 mm। ये दोनों लेंथ हमारी जो ये लेंथ है फर्स्ट सेक्शन की और थर्ड सेक्शन की, ये लेंथ इक्वल होगी। ओके, तो अगर हम टोटल लेंथ को कन्वर्ट कर देते हैं mm में, दिस विल बी 4000 mm, एंड तो ये वैल्यू जो है ये आ जाएगी 4000 माइनस एल डिवाइडेड बाई 2। सेम यही लेंथ यहाँ पर भी आएगी 4000 माइनस एल डिवाइडेड बाई 2। तो ये लेंथ L1 है, दिस इज़ लेंथ L3। ओके, ये सेम है, L1 इज इक्वल टू L3 दैट इज़ 4000 माइनस एल अपॉन 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरिया जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो सेक्शन 1 है उसका डाया 30 mm है, और जो सेक्शन 3 है उसका डाया भी 30 mm है। तो इन दोनों का एरिया जो है A1 इक्वल टू A3 हो जाएगा, दैट विल बी π/4 इंटू d²। डी इज़ द 30 mm, तो इसका होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करके आ रही है 706.86 mm²। ओके, तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इन फार्मूला ऑफ दिस डिफॉर्मेशन। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। डिफॉर्मेशन में जो है सारी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। सो 4 mm जो है टोटल डिफॉर्मेशन दे रखी है। डेल्टा L1 जो है वो हो जाएगा P L1 अपॉन A1 इंटू ई, ये वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, प्लस P L2 अपॉन A2 ई प्लस P L3 अपॉन A3 ई। अब हमें पता है कि जो L1 है और A1 है वो सेम है, ये P L3 अपॉन A3 ये भी सेम है। तो इस केस में हम इसको लिख सकते हैं 4। तो ये वैल्यू जो है 1 और 3 के लिए सेम आने वाली है, तो 2 टाइम्स ऑफ P L1 A1 ई प्लस P L2 अपॉन A2 ई। तो ये वैल्यू मैं कॉमन ले रहा हूँ, फर्दर इसको लिखा जा सकता है P अपॉन ई L1 अपॉन A1 2 टाइम्स प्लस L2 अपॉन A2। अब जो A1 है वो हमें पता है, L1 हमें पता है, और जो A2 है वो कैलकुलेट करना है। A2 विल बी π/4 इंटू d², 17.14 होल स्क्वायर, और ये वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी 230.77 mm²। तो ये वैल्यू हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे इस इक्वेशन में। 4 इज इक्वल टू P की वैल्यू है 30 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन अपॉन, और जो E की वैल्यू दे रखी है दैट इज़ 100 गीगा पास्कल, और इसको अगर न्यूटन पर mm² में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू, अब जो L1 है दैट इज़ 4000 माइनस L डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया A1। A1 इज़ 706.86 प्लस
L2 अपॉन A2, L2 है हमारा L और A2 है वैल्यू 230.77। ओके, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो यहाँ से L की वैल्यू निकालेंगे, तो L की वैल्यू जो कैलकुलेट हो गई हमारे पास आ रही है दैट इज़ अबाउट 2.63 mm। तो ये हमारा हो गया लेंथ ऑफ दिस मिडल सेक्शन। ओके, तो यही क्वेश्चन में पूछा था। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन देखा था उसमें हम जो फोर्स ले रहे थे वो एंड सेक्शन पे लग रही थी और सिंगल फोर्स एक्ट कर रही थी, मैग्नीट्यूड सेम था उनका और एंड पोर्शन पर लग रही थी, तो पूरी बार पे एक ही फोर्स का इफेक्ट था। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर डिफरेंट सेक्शन बन रहे हैं, ए बी सेक्शन, बी सी सेक्शन और सी डी सेक्शन। और ए सेक्शन पे बात करें तो ए इंटरफेस पे 20 किलो न्यूटन की फोर्स है, बी पे 50 किलो न्यूटन की, सी पे 40 किलो न्यूटन एंड डी पे 10 किलो न्यूटन। तो हमें इसके ही अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ई की वैल्यू दे रखी है, टोटल एक्सटेंशन यहाँ पर कैलकुलेट करने को बोला है, तो हमें फोर्स बैलेंस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो है हम एंड पॉइंट पे जाएंगे, एंड पॉइंट पे फोर्स बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। एंड वाला जो सेक्शन है, तो ए सेक्शन की बात करें यहाँ पर 20 किलो न्यूटन की फोर्स है, तो 20 किलो न्यूटन अगर यहाँ बात करें तो यहाँ बी सेक्शन पे 50 किलो न्यूटन की फ़ोर्स इस तरफ को जा रही है। तो इसमें से अगर 20 किलो न्यूटन की फ़ोर्स अगर हम बी सेक्शन पे यहाँ पर लगा लें, जैसे ये ए बी सेक्शन मान के चले हम, तो ये वाला ए बी सेक्शन यहाँ पर 20 किलो न्यूटन की फ़ोर्स लगा ले और इधर को भी 20 किलो न्यूटन की फ़ोर्स लगा रहे। तो अगर यहाँ पर 20 लगा दी जाए मीन्स 50 को हम डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो 30 बचेगा। 30 किलो न्यूटन की फ़ोर्स वो बी सेक्शन पर यहाँ पर कॉम्प्रेसिव फ़ोर्स बन जाएगी। ओके, तो अगर ये बी सेक्शन है, बी और सी, तो यहाँ पर 30 की फ़ोर्स बच जाएगी। और 30 अगर एक एंड पे, किसी सेक्शन के एक एंड पे अगर एक फ़ोर्स आ गई तो दूसरे एंड पे भी सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए फ़ोर्स का। तो ये कॉन्सेप्ट आप लेके चले। तो यहाँ सी पोर्शन पे भी आपको 30 इस तरफ को लगाना पड़ेगा। तो अगर यहाँ 30 इस तरफ को लगाते हैं तो 10 किलो न्यूटन की फ़ोर्स बचती है। अगर सी और डी सेक्शन के लिए 10 किलो न्यूटन की बच रही है लेफ़्ट साइड को, तो राइट साइड को भी 10 ही बचनी थी। तो फोर्स बैलेंस यहाँ पर इस तरह से हो जा रहा है। तो ये हिट एंड ट्राई मेथड है। तो आपको फोर्स बैलेंस करने के लिए थोड़ा सोच के चलना पड़ेगा, हिट एंड ट्राई मेथड से करना पड़ेगा। तो जैसे हम सेक्शन बना ले रहे हैं ए बी, सेकेंड बी सी एंड थर्ड सी डी। अगर ए बी की बात करें तो ए सेक्शन पर 20 किलो न्यूटन की फ़ोर्स थी, तो 20 किलो न्यूटन यहाँ पर हो गया। और पोर्शन के एक इंटरफेस पे एक फोर्स लगा ले तो सेम नेचर की फ़ोर्स यहाँ पर भी लगानी पड़ेगी। यहाँ पर क्या है, यहाँ टेंसाइल फोर्स है ए सेक्शन पे, तो यहाँ पर भी टेंसाइल फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन, जैसे ए पे आउटवर्ड फोर्स मिल रही है तो यहाँ बी पे भी आउटवर्ड फोर्स मिलनी चाहिए। दिस इज़ 20 किलो न्यूटन। ओके, और यहाँ पर जैसे हम देख रहे थे तो 20 किलो न्यूटन अगर इस तरफ को आ गया तो और 30 किलो न्यूटन आपका बचा हुआ है, तो 30 किलो न्यूटन यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि बी पे जो है फोर्स बैलेंस करनी है बी सेक्शन पे। अब हम बात करें तो बी सेक्शन पे यहाँ पर 20 आ गया, यहाँ 30 आ गया, सेम डायरेक्शन जो है राइट टुवर्ड राइट साइड है, तो 50 किलो न्यूटन राइट को है, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन 20 + 30 वो भी 50 आ रहा है, तो फोर्स बैलेंस हो जा रही है। ओके, वैसे ही हम यहाँ पर बात करेंगे सी पे। अब जो बी पे जो फोर्स है दैट इज़ इनवर्ड फोर्स, कॉम्प्रेसिव नेचर की फोर्स है, तो सी पे भी उसी तरह की इनवर्ड फोर्स लगनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए 30 किलो न्यूटन। ओके, अब सी पोर्शन की बात करें तो सी पोर्शन पे यहाँ पर जो फोर्स थी दैट इज़ 30, यहाँ पर हमने लगा दिया 10 बची है, टोटल फोर्स 40 है, तो यहाँ पर 10 किलो न्यूटन की फोर्स इसी डायरेक्शन में आनी चाहिए, क्योंकि 30 हमारी इस तरफ को है, तो उनका जो मैग्नीट्यूड है टोटल वो यहाँ पर होना चाहिए कंबाइन। तो यहाँ पर 10 किलो न्यूटन की जो फोर्स है इसी डायरेक्शन में आनी चाहिए, और डी पे 10 किलो न्यूटन की फोर्स ऑलरेडी इस तरफ को है, तो लास्ट वाली फोर्स ऑलरेडी इस तरह से बैलेंस हो जाती है। ओके, तो 3 सेक्शन हमने बना दिया और तीनों सेक्शन के लिए जो फोर्स बैलेंस हमने कर दिया है। अब टोटल डिफॉर्मेशन निकालनी है, तो टोटल डिफॉर्मेशन के लिए क्या है कि जो फर्स्ट सेक्शन है ए बी, इससे जो डिफॉर्मेशन आएगी दैट इज़ डेल L1, और इससे जो बी और सी से जो डिफॉर्मेशन आएगी डेल L2, और जो यहाँ पर डिफॉर्मेशन आने वाली है डेल L3। ओके, अब टोटल एक्सटेंशन निकालनी है, तो टोटल एक्सटेंशन के लिए जो फॉर्मूला है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, कि डिफरेंट पोर्शन के लिए जब हम डिफॉर्मेशन या एक्सटेंशन निकाल लेते हैं
तो उनका सम करना पड़ता है। लेकिन सम करते हुए ये बात का ध्यान रखें कि अगर आपके पास एक्सटेंशन हो रही है, टेंसाइल फोर्सेस है, तो प्लस का साइन आएगा। अदरवाइज़ अगर कहीं कॉन्ट्रैक्शन हो रही है या फिर आपकी कंप्रेसिव फोर्सेस है, उस केस में साइन नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर डेल L1 के साथ जो है वो पॉजिटिव साइन आएगा, क्योंकि एक्सटेंशन आएगी इसमें, टेंसाइल फोर्सेस है। लेकिन जब हम सेक्शन बी और सी की बात कर रहे हैं तो बी और सी में डेल L2 जो है वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रही कंप्रेसिव फोर्सेस है। और लास्ट में आपका डेल L3 वो भी टेंसाइल है, एक्सटेंशन हो रही है। ओके, तो टोटल डिफॉर्मेशन इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगी। अब आपको वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर P1 L1 A1 E। अब जो E है वो सभी पोर्शन के लिए सेम है, एक ही मटेरियल के बाहर है, और उसके बाद साइन यहाँ पर नेगेटिव आएगा, P2 L2 अपॉन A2 E प्लस P3 L3 अपॉन A3 E3। ओके, इसी के साथ हम सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं। 20 किलो न्यूटन है फर्स्ट AB में, तो उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर देते हैं। L1 की वैल्यू 200 mm दे रखी है, अपॉन एरिया दे रखा है 200 mm², तो यहाँ पर वैल्यू दे रखी है। और E की वैल्यू जो है वो गीगा पास्कल में है, तो न्यूटन पर mm² में कन्वर्ट कर देंगे इसको, माइनस P2 में 30 किलो न्यूटन की फोर्स है, 30 इंटू 10⁻³ इंटू, अब जो यहाँ पर लेंथ है दैट इज़ 600 अपॉन A2 इज़ द एरिया 400 दे रखा है, मल्टीप्लाई बाय E की वैल्यू सेम 200 इंटू 10⁻³ प्लस लास्ट में जो CD सेक्शन है उसमें जो फोर्स आ रही है वो 10 आ रही है, 10 इंटू 10⁻³ न्यूटन, मल्टीप्लाई बाय लेंथ जो है वो 200 दे रखी है, एरिया जो है A3 दैट इज़ 300 गिवन, एंड E की वैल्यू 200 इंटू 10⁻³। अब ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद जो डेल L की वैल्यू है, टोटल डिफॉर्मेशन, वो टोटल एक्सटेंशन जो निकाल रहे हैं हम, वो आ रही है इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 0.092 mm। ओके, टोटल डिफॉर्मेशन नेगेटिव आई है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कि इसमें एक्सटेंशन नहीं, इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुई है। वी गॉन टू नेक्स्ट। अभी तक क्या था, जो अभी तक हमने सेक्शन बनाए हैं, जो सेक्शन देखे थे, तो उसमें 3 सेक्शन दे रखे हैं, तो तीनों सेक्शन हमारे जो है अलग अलग करके फोर्स बैलेंस हो रहा है। लेकिन कभी आपके पास ऐसा सिनेरियो भी बनता है कि आप अलग अलग से पोर्शन लेके फोर्स बैलेंस करना इम्पॉसिबल सा टास्क हो जाता है। तो उस काम के लिए हमें क्या कॉम्बिनेशन ऑफ सेक्शन लेने पड़ सकते हैं। जैसे AB के साथ BC सेक्शन कंबाइन करना पड़ सकता है फोर्स बैलेंस के लिए, या फिर BC के साथ CD कंबाइन करना पड़ सकता है, या फिर टोटल A to D सेक्शन अलग से ही कंबाइन करना पड़ सकता है फोर्स बैलेंस के लिए। इस क्वेश्चन में भी टोटल एक्सटेंशन कैलकुलेशन के लिए बोला है और E की वैल्यू आपके पास दे रखी है। सबसे पहले फोर्स बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। फोर्स बैलेंस पर देखें, अगर हम AB सेक्शन ले तो AB सेक्शन पे A पे जो फोर्स है 25 किलो न्यूटन की फोर्स है। तो जैसा कि हमने बात की कि सेक्शन एंड से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, और A पे देखें तो A के साथ अगला जो है B पे 10 किलो न्यूटन की फोर्स है, टोटल फोर्स 10 किलो न्यूटन की है, लेकिन A पे 25 किलो न्यूटन की है। तो यहाँ से ये तो बैलेंस नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें चाहिए इधर 25 किलो न्यूटन की फोर्स, तो हमें फोर्स कम लेनी पड़ सकती है। अगर यहाँ 10 है तो यहाँ पर A पर हम 10 ले सकते हैं, और आगे फर्दर किसी और सेक्शन के साथ कंबाइन करके हम बाकी फोर्स को बैलेंस कर सकते हैं। या तो हम ऐसा कर सकते हैं, या फिर D पोर्शन पे आए तो D पोर्शन पे 20 किलो न्यूटन है और इस तरफ को 5 किलो न्यूटन है, तो C और D में भी बैलेंस नहीं बन रहा है। तो हम मीन्स D पे हम, अगर C और D सेक्शन आप अलग से लेना चाहते हैं तो D सेक्शन पे आप 5 किलो न्यूटन की ही फोर्स ले सकते हैं, क्योंकि C पे इस तरफ को 5 किलो न्यूटन की फोर्स है। ओके, तो बैलेंस करना थोड़ा सा यहाँ पर टफ हो जा रहा है। अगर हम बात करें इसी तरह से, जैसे हम बात कर रहे थे कि B पे 10 किलो न्यूटन की फोर्स है, तो A पे भी अगर 10 किलो न्यूटन की फोर्स लगा दी जाए, तो इस तरह से A पे A और B सेक्शन लिया, 10 किलो न्यूटन की फोर्स लगा दी, और B पे इस तरफ को आउटवर्ड डायरेक्शन में 10 किलो न्यूटन की फोर्स आ जाएगी। तो B पर जो फोर्स है वो तो बैलेंस होगी,
टोटल फोर्स। अब बी सेक्शन कहीं और काउंट नहीं किया जा सकता फॉर फोर्स बैलेंस, क्योंकि टोटल फोर्स यहाँ पर बैलेंस हो चुकी है। अब अगर डी और सी और डी की बात करें, सी और डी पे, तो सी पे जब हम देख रहे हैं तो 5 kN की फोर्स है, तो डी पे भी 5 kN की फोर्स लगा सकते हैं हम। और उसकी जो नेचर है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में ही होना चाहिए, क्योंकि जो सी से आउटवर्ड डायरेक्शन में 5 kN है। ठीक है, तो दोनों फोर्सेस सेम होगी। अब जो सी पर है, सी पर भी फोर्स बैलेंस हो चुका है, तो फोर्स बैलेंस जो है अदर केस में हम सी पोर्शन को नहीं ले सकते फोर्स बैलेंस करने के लिए, ना हम बी को ले सकते हैं ना सी को ले सकते हैं। अब ए और डी पे हमारी फोर्सेस बच रही है, तो ए पे जो फोर्स बच रही है दैट इज़ यहाँ पर 10 kN लिया था ए पे, तो अभी भी हमारे पास 15 kN की फोर्स जो है लेफ़्ट साइड को वो बची है। ठीक है, तो 10 हमने ले लिया है, बची हमारे पास 15 है। वैसे ही अगर हम यहाँ पर देखें डी पोर्शन पे, तो डी सेक्शन पे, डी इंटरफेस पे 20 kN की फोर्स थी, हमने 5 kN यहाँ पर लिया था, तो 5 हमने लिया है और 15 अभी भी बाकी है, 15 kN। तो ए और डी की बात करें और दोनों जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में, एक इस तरफ को एक इस तरफ को फोर्स है, तो ये बैलेंस हो सकता है। ये ले लिया ए, ये ले लिया डी, तो ये बैलेंस हो जाएगा 15 kN और ये 15 kN। ओके, तो इसी तरह से हम जो सेक्शन है, अभी हमने लिया तीनों पोर्शन का कॉम्बिनेशन। ठीक है, अभी तक हम सिंगल सिंगल देख रहे थे, तो डिफरेंट पोर्शन को मिला के कॉम्बिनेशन आपको ऐसा करना पड़ेगा कि फोर्स का बैलेंस हो जाए। अब यहाँ पर देखो तो ए पर जो है फोर्स बैलेंस होगी 10 + 15 25 के इक्वल। बी पे बात करें तो वो 10 kN, टोटल 10 kN है। सी पे बात करें तो 5 kN और डी पे 15 + 5 टोटल 20 kN। तो फोर्स बैलेंस इस तरह से होगी। अब डिफॉर्मेशन की बात करें तो डिफॉर्मेशन जो एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, डेल L1 यहाँ से आ जाएगा ए बी सेक्शन से, ए टू डी सेक्शन है उससे डेल L2 आ जाएगा, और जो हम डेल L3 है वो यहाँ से निकाल लेंगे। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि सेक्शन ये ए सिंगल पोर्शन है ए बी, और जो सी डी है वो भी सिंगल पोर्शन है, लेकिन ए टू डी जो है वो मिला के बन रहा है बी और सी को भी, तो 3 पोर्शन यहाँ पर काउंट हो रहे हैं और फोर्सेस जो है वो एक फोर्स लग रही है। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट वाला केस था जिसमें डिफरेंट पोर्शन में हमारी एक सिंगल फोर्स लगती है, तो वो केस ये बन रहा है। तो सबसे पहले तो इसी के लिए ही सॉल्व कर लेते हैं डेल L2 के लिए कि क्या वैल्यू आएगी। तो डेल L2 के लिए फोर्स सेम लग रही है, तो सेक्शन ए बी की बात करें तो लेंथ ऑफ ए बी अपॉन एरिया ऑफ ए बी इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्लस पी, फोर्स सेम है, लेंथ ऑफ बी सी अपॉन एरिया ऑफ बी सी आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मटेरियल एक है तो इसमें इलास्टिसिटी जो है ई की वैल्यू सेम रहने वाली है, और लेंथ ऑफ सी डी अपॉन एरिया ऑफ सी डी मल्टीप्लाई बाय ई। ठीक है, तो डेल L2 जो है इन तीनों को मिला के बन रहा है। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, 15 kN जो है न्यूटन में कन्वर्ट कर दो इसको। लेंथ ऑफ ए बी वो दे रखा 1 मीटर, 1 मीटर का मतलब है कि 1000 mm में कन्वर्ट कर दिया उसको, डिवाइड बाय एरिया, एरिया इज़ π/4 इंटू डी स्क्वेयर। डाया दे रखा है 15 mm, 15 का स्क्वायर इंटू ई, ई की वैल्यू जो है 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगी, प्लस वैसे ही सेकंड बीसी पोर्शन के लिए 15 इंटू 10⁻³ लोड है, और लेंथ दे रखी है 2 मीटर, तो ये 2000 mm हो जाएगी, अपॉन π/4 इंटू डी स्क्वायर। डाया यहाँ पर दे रखा है 20 स्क्वायर इंटू 200 इंटू 10⁻³ प्लस फिर से सी डी सेक्शन के लिए 15 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय लेंथ दे रखी है 1 मीटर मीन्स 1000 mm, और एरिया जो होगा π/4 डी स्क्वेयर, डी इज़ 15 मल्टीप्लाई बाय 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वेयर, ई की वैल्यू। ओके, तो इसको कैलकुलेट करके जो वैल्यू आ रही है डेल L2 दैट इज़ इक्वल टू 1.32 mm। ओके, तो एक वैल्यू कैलकुलेट होगी डेल L2। अगर हम डेल L1 की बात करें तो डेल L1 में क्या हो रहा है, फर्स्ट केस में ए बी पोर्शन में उसमें P की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय LAB हो जाएगा अपॉन एरिया ऑफ
ए बी मल्टीप्लाई बाय ई। तो इस केस में जो P है दैट इज़ 10 किलो न्यूटन, 10 इंटू 10⁻³ कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय लेंथ, लेंथ 1 थी तो 1000 mm हो गया, अपॉन एरिया पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वेयर, 15 स्क्वेयर इंटू 200 इंटू 10⁻³। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करके आ रही है 0.28 mm। डेल L1 भी निकल गया, डेल L3 निकालने को रह गया, होगा P इंटू एल ऑफ सी डी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सी डी मल्टीप्लाई बाय ई। तो यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं, 5 किलो न्यूटन वेट है, मल्टीप्लाई बाय लेंथ 1 मीटर है तो 1000 mm हो गया, पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वेयर, डी हमारा 15 है, मल्टीप्लाई बाय 200 इंटू 10⁻³। तो ये वैल्यू कैलकुलेट होके आ रही है 0.141 mm। तो टोटल जो एलोंगेशन है, एक्सटेंशन जो आने वाली है डेल L1, अब तीनों जो है ये हमारी टेंसाइल फोर्सेस है तीनों सेक्शन पे। डेल L1 के लिए भी यहाँ पर देखें तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये इसमें एक्सटेंशन आएगी, इसमें भी एक्सटेंशन आएगी क्योंकि स्ट्रेच आउट हो रहा है, इसमें भी एक्सटेंशन आएगी जो स्ट्रेच आउट हो रहा है। तो तीनों जो है पॉजिटिव साइन आएगा। अब तीनों जो इक्वेशन है डेल L1, डेल L2, डेल L1, डेल L3, इनको प्लस कर दे तो ये टोटल 1.85 mm जो है टोटल एक्सटेंशन आ रही है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेसेस इन बार्स ऑफ यूनिफॉर्म टेपरिंग सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। अब आपके पास सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दे रखा है लेकिन टेपर्ड फॉर्म में। टेपर्ड मीन्स एक तरफ डाया ज़्यादा रहेगा, दूसरी तरफ जो है बार का डाया कम रहेगा। D1 जो है वो ग्रेटर है D2 से। जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर है, लेंथ जो है बार की वो L है फर्स्ट केस में। तो इस केस में एलोंगेशन अगर निकालनी हो तो उसका जो फॉर्मूला है दैट इज़ इक्वल टू 4P L। P इज़ द लोड अप्लाइड एट बोथ एंड, वो सेम है, अपॉन पाई इंटू ई D1 इंटू D2। ठीक है, तो टेपर्ड सेक्शन के लिए ये फॉर्मूला है डिफॉर्मेशन कैलकुलेशन के लिए। तो ये तो है अगर सिंगल ही सेक्शन है आपके पास, लेकिन अगर डिफरेंट सेक्शन है, जैसे हमने बात की थी कि 3 सेक्शन यहाँ पर है, ए बी बी सी एंड सी डी। अब तीनों तीनों सेक्शन में आपको फोर्स को बैलेंस करना पड़ेगा सबसे पहले। अब जैसे P1, P2, P3, P4 इस तरह की फोर्सेस लग रही है, तो सबसे पहले अगर सेक्शन की बात करें दैट इज़ ए बी सेक्शन। तो ए बी सेक्शन अगर लें तो ए बी सेक्शन पे इस तरफ को P1 फोर्स है तो इस तरफ को भी P1 ही फोर्स होनी चाहिए। और अगर हम बात करें बी और सी सेक्शन में, ये बी एंड सी सेक्शन है, और जो डाया था यहाँ पर ये डाया D1 है और ये डाया D3 है। ओके, तो जो फोर्सेस है वो हमने फर्स्ट सेक्शन में बैलेंस कर दी। सेकंड सेक्शन में क्या हो रहा है, सेकंड सेक्शन में फोर्स हमारी कॉम्प्रेसिव टाइप आएगी, लेट्स सपोज P5 आएगी यहाँ पे। और जो लास्ट वाला सेक्शन है C2D, उसमें लेट्स सपोज P4 आ रही है फोर्स, P5 थी। ओके, और अगर हम डाया की बात करें तो डाया जो है ए पोर्शन का, जो डाया है ए सेक्शन का वो D1 है और D3 है बी का, यहाँ फिर से D3 और यहाँ फिर से D4, दिस इज़ D4, और लास्ट में आपको D2 मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर अब जो 3 सेक्शन बन गए, 3 सेक्शन के लिए फोर्सेस अलग है, तो P की वैल्यू अलग है, लेंथ जो है वो अलग अलग है तीनों सेक्शन के लिए, और जो आपका D1 से D2 जो यहाँ पर मेजर डाया टू माइनर डाया हम जा रहे हैं D1 से D2, तो वो भी डिफरेंट है। तो यहाँ पर D1 और D2 की जगह D1 D3 आ जाएगा। तो इस तरह से अगर डिफॉर्मेशन कैलकुलेशन करनी है हमें इस केस में डेल L इज इक्वल टू, तो ये हो गया डेल L1, और बीच वाला कॉम्प्रेसिव है तो डेल L2 माइनस आ जाएगा, और लास्ट वाला भी टेंसाइल आ जाएगा डेल L3। तो यहाँ से डेल L1 यहाँ निकल रहा है, डेल L2 ये है, डेल L3 ये है। ओके, तो यहाँ पर अगर वैल्यू पुट कर दी जाए 4P1 फर्स्ट केस में जो डेल L1 निकाल रहे हैं इंटू लेंथ L1 अपॉन पाई ई, लेट्स सपोज सेम है, एक ही मटेरियल की बनी है, जो डाया है दैट इज़ D1 इंटू D3 हो जाएगा इस बार, माइनस 4 सेकेंड केस में P5 है फोर्स,
और लेंथ है पाई ए। अब जो डाया है दैट इज़ D3 to D4 प्लस 4P4L3 अपॉन पाई E D4 to D2। ठीक है, तो टोटल एलोंगेशन जो है वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करनी पड़ेगी हमें। नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन इन स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स। अब स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर ये है, जैसे हमने अभी तक बार्स देखी तो उनके एंड जो है फ्री है। अब यहाँ पर जो हम बार यूज़ कर रहे हैं इसमें जो आपके एंड्स है, जैसे ए पोर्शन पे ये फिक्स है, जो सी पोर्शन पे ये फिक्स है, इसका मतलब जो एलोंगेशन है आपकी वो जो एक्सटेंशन होनी थी, कॉम्प्रेशन होनी थी, वो क्या हो रहा है, वो कंस्ट्रेन हो रही है। ठीक है, तो इसमें दो सेक्शन है, जैसे ए टू बी, बी टू सी। अब इन दोनों सेक्शन, जो बी सेक्शन है उस पर फोर्स पी अप्लाई हो रही है, तो हमें क्या है कि फोर्स को बैलेंस करना पड़ेगा फिर से। ये सेक्शन ए बी है, ये सेक्शन बी और सी है, तो इन सेक्शन पर जो फोर्सेस आप देख रहे हो तो फोर्सेस यहाँ पर बैलेंस होनी चाहिए। जो यहाँ पर रिएक्शंस मिलेगी हमें आर ए। अब आर ए रिएक्शन जो है वो यहाँ से जो ये बार है एक्सटेंशन होने की कोशिश करेगी, तो यहाँ पर फोर्स लगेगी। और जो हमारे सेकंड है पार्ट, उसमें अगर एक पोर्शन में आपको टेंसाइल फोर्स देखने को मिल रही है तो दूसरे पोर्शन में कॉम्प्रेसिव फोर्स होगी, क्योंकि इसकी एक्सटेंशन को इसकी कॉन्ट्रैक्शन कंपनसेट करेगी। तो टोटल जो एक्सटेंशन है, टोटल एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन इसमें इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में ज़ीरो रहती है। टोटल डिफॉर्मेशन जो डेल एल है टोटल, दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर आर बी जो है वो लगेगा। और अगर हम बी पोर्शन पे फोर्स बैलेंस की बात करें, जैसे बी पोर्शन है, यहाँ पर जो फोर्सेस है वो बैलेंस होनी चाहिए, तो आर ए प्लस आर बी शुड बी इक्वल टू पी। बी पोर्शन पे, बी सेक्शन पे जो फोर्सेस है वो आर ए है और यहाँ पर आर बी है, दोनों राइट वार्ड डायरेक्शन में है, तो दोनों फोर्सेस जो है इसको बैलेंस करेगी और मिलके ये पी के इक्वल आनी चाहिए। ओके, तो एक की जो एलोंगेशन है वो दूसरे की कॉन्ट्रैक्शन है, तो मीन्स डेल्टा एल वन शुड बी इक्वल टू डेल्टा एल टू। या फिर अगर टोटल एलोंगेशन निकालनी है दैट विल बी डेल एल वन, एक में कॉम्प्रेसिव आएगी तो दूसरे में एक्सटेंशन आएगी, तो डेल्टा एल वन पॉजिटिव आया, डेल्टा एल टू यहाँ पर नेगेटिव आएगा। और डेल्टा एल जो है वो ज़ीरो है, तो इसकी जगह ज़ीरो आएगा, डेल एल वन माइनस डेल एल टू इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से इक्वल के अगर इधर ले जाए तो यही आपके पास इक्वेशन यहाँ से आएगी। ये सिनेरियो था जब आपके पास सिंगल फोर्स लग रही है, लेकिन दूसरा सिनेरियो जब आपके पास डिफरेंट सेक्शन पर डिफरेंट फोर्सेस लग रही है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, तो जैसे ए और बी सेक्शन है, फिर बी और सी सेक्शन है, फिर सी और डी सेक्शन है। अब इन डिफरेंट पोर्शन के लिए हम डिफरेंट बैलेंस करेंगे फोर्सेस का। तो बी पे जो फोर्स बैलेंस हो रहा है वो जो फोर्स P1 आ रही है वो राइट वार्ड डायरेक्शन में है, तो ऑलमोस्ट जो है राइट वार्ड डायरेक्शन में बी पर फोर्सेस आनी चाहिए। ए और बी पर जो फोर्स लग रही है लेट्स सपोज दैट इज़ PAB। और जो बी और सी पर फोर्सेस है, अब बी और सी की फोर्सेस कॉम्प्रेसिव होनी चाहिए, PBC, दिस इज PBC। ओके, और लास्ट में जो हमारी फोर्सेस है सी और डी में दैट इज़ PCD। ओके, और इन तीनों पोर्शन की जो फोर्सेस बैलेंस कर दी हमने, तो जो सेक्शन बी है, बी इंटरफेस पे टोटल फोर्सेस P1 आनी चाहिए, दिस प्लस दिस, ये P1 के इक्वल होगा। और सी पे बात करें तो दिस PCD माइनस PBC शुड बी इक्वल टू P2। तो यहाँ से फोर्स बैलेंस जो हो रहा है ये हो रहा है PAB प्लस PBC शुड बी इक्वल टू P1, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन जो है वो हमारी आएगी PCD माइनस PBC शुड बी इक्वल टू P2, ये सेकंड इक्वेशन। अब अगर हम टोटल डिफॉर्मेशन की बात करें, डेल्टा एल जो है वो ज़ीरो होगा। और यहाँ अगर हमने जो फोर्स बैलेंस किया हुआ है इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो डेल्टा L1 जो है वो यहाँ से आने वाला है डिफॉर्मेशन, डेल्टा L2 यहाँ से और डेल्टा L3 यहाँ से। तो टोटल डिफॉर्मेशन अगर कैलकुलेट करनी है तो टोटल डिफॉर्मेशन के लिए जो इक्वेशन बनेगी डेल्टा एल इज इक्वल टू
डेल्टा L1 जो है वो एक्सटेंशन आएगी, और कॉन्ट्रैक्शन आएगी डेल्टा L2 की, तो नेगेटिव साइन आएगा, और सेम नेगेटिव साइन डेल्टा L3 का, विच शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि टोटल जो है ये ज़ीरो के इक्वल है। तो यहाँ से डेल्टा L1 इज इक्वल टू नेगेटिव वाली टर्म इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वो प्लस हो जाएगी, शुड बी इक्वल टू डेल्टा L3। तो यहाँ से एक इक्वेशन हमारी ये बन रही। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेस इन कॉम्पोजिट सेक्शन। जो कॉम्पोजिट बार्स है, कॉम्पोजिट बार्स मीन्स जो दो डिफरेंट मटेरियल का यूज़ करके बनी है, जैसे ये फर्स्ट मटेरियल, ये सेकंड मटेरियल है, और ये दोनों कॉमन लोड शेयर कर रही है, दैट इज़ पी लोड। तो अगर हम बार की बात करें, यहाँ पर ये फर्स्ट बार जो है इसकी प्रॉपर्टी एरिया A1 है। अब जो लेंथ है दोनों बार्स की वो सेम है, लेट्स सपोज L, दिस डिस्टेंस, और जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो E1, और जो लोड ये शेयर कर रही है, P का जो पोर्शन ये शेयर कर रही है दैट इज़ P1, और जो दूसरी बार है ये वाली, इसका जो प्रॉपर्टीज़ है, इसकी प्रॉपर्टी A2 E2, और जो लोड ये शेयर कर रही है वो P2। ठीक है, तो यहाँ से कुछ इक्वेशंस जो हमारे पास अवेलेबल आ रही है, कुछ इक्वेशन हम देख पा रहे हैं, तो वो है P इज़ इक्वल टू P1 प्लस P2। दोनों जो बार्स है वो इस लोड को शेयर करेगी। ठीक है, जब सिंगल लोड है कॉम्पोजिट सेक्शन में, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो कॉम्पोजिट सेक्शन में दोनों जो है P1 प्लस P2 लोड इक्वल टू P के इक्वल होगा। फिर अगर हम बात करें रेशियो ऑफ E2 अपॉन E1, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ 2/1, ये होता है हमारा मॉडुलर रेशो, और इसको हम m भी लिखते हैं, स्मॉल m। तो E2 अपॉन E1 इज़ इक्वल टू m। ये टर्म काफ़ी बार पूछी जाती है, ये टर्म क्वेश्चन में दे रखी हो तो आप समझ जाओ कि इसमें रिलेशन दे रखा है। अब एलोंगेशन एक्सटेंशन की बात करें, डिफॉर्मेशन की बात करें, तो डेल्टा L1 शुड बी इक्वल टू डेल्टा L2। तो दोनों जो है एक ही लोड से है अटैच्ड, और इधर आपका फिक्स्ड करके रखा है इनका सेक्शन, तो इनमें एलोंगेशन जो आएगी वो हमारी सेम आने वाली है। तो डेल्टा L1 शुड बी इक्वल टू डेल्टा L2। तो यहाँ पर अगर हम फार्मूला पुट करें, P1 L सेम है अपॉन A1 E1 शुड बी इक्वल टू P2 L अपॉन A2 E2, राइट। यहाँ से L और L कैंसल हो गए, तो अगर हम P2 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लें, P2 इज इक्वल टू P1 अपॉन A1 E1 मल्टीप्लाई बाय A2 इंटू E2, P2 की वैल्यू ये आ जाएगी। और अगर हम बात करें P हमारे पास है P1 प्लस P2, और P2 की जगह अगर ये वैल्यू पुट कर दी जाए तो P1 प्लस P2 हो जाएगा P1 अपॉन A1 E1 इंटू A2 E2, राइट। P1 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस A2 E2 अपॉन A1 E1, और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो P इज़ इक्वल टू P1 स्क्वायर ब्रैकेट A1 E1 प्लस A2 E2, जब हम एलसीएम लेंगे A1 E1 को, ओके। तो P की वैल्यू जो है P1 की टर्म में इस तरह से निकाली जाएगी। यहाँ से चाहे तो हम P1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, P हमारे पास दे रखा था, तो P1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, दैट विल बी इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय A1 E1 अपॉन A1 E1 प्लस A2 E2, ओके। तो ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की P1 के लिए। इसी तरह से सेम यही कॉन्सेप्ट यूज़ करके अगर हम यहाँ से इसी जगह से हम P1 की वैल्यू कैलकुलेट कर देते और उसको पुट कर देते यहाँ पर वैल्यू में, तो P2 की वैल्यू भी कैलकुलेट की जा सकती थी इन टर्म्स ऑफ P2 इज इक्वल टू हुआ जाएगा A2 E2 अपॉन A1 E1 प्लस A2 E2, ओके। तो P2 का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ P ये कैलकुलेट हो जाता। और अगर हम स्ट्रेन की बात करें तो दोनों
जो बार है उसमें जो स्ट्रेन आने वाला है E1 इज इक्वल टू E2 होगा, क्योंकि डिफॉर्मेशन सेम है, लेंथ सेम है, तो स्ट्रेन तो सेम होगा। अगर स्ट्रेन सेम है तो यहाँ से हम इक्वेशन लिख सकते हैं, स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो सिग्मा 1 अपॉन E1 कैन बी रिटन एज सिग्मा 2 अपॉन E2। तो यहाँ से अगर स्ट्रेस निकालना है कि 1 में कितना स्ट्रेस है, 2 में कितना स्ट्रेस है, तो यहाँ इक्वेशन यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। तो सिग्मा 1 अगर निकालना है तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा 2, और अगर हमें सिग्मा 2 निकालना है तो सिग्मा 2 हो जाएगा E2 अपॉन E1 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा 1। ठीक है, इन इक्वेशन का यूज़ करके हम स्ट्रेस के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो हमारी इक्वेशन है P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, तो इसकी जगह भी हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू सिग्मा 1 इंटू A1 प्लस सिग्मा 2 इंटू A2। ठीक है, तो ये इक्वेशन भी हम यूज़ में कर सकते हैं इन केस ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्विंग। लेट्स टेक ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर। ये एक राउंड बार है, कंक्रीट राउंड बार, और कॉलम भी बोल सकते हो आप। कंक्रीट कॉलम है, राउंड क्रॉस सेक्शन, तो ये क्रॉस सेक्शन है इसका। और जो आपका ग्रे कलर का है ये कंक्रीट है, और जो ये ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये रेनफोर्स्ड स्टील बार्स है। 4 स्टील बार्स यूज़ की गई है यहाँ। और अगर हम स्टील बार्स की बात करें तो जो डाया है, डाया ऑफ सिंगल स्टील बार, वो DS है लेट्स सपोज। और जो यहाँ पर ये राउंड कॉलम दे रखा है, इस राउंड कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, इसका कंप्लीट जो डाया है ये हमारा कैपिटल D है लेट्स सपोज। तो यहाँ से हमें एरिया कैलकुलेट करना चाहिए। और कंपोजिट सेक्शन है ये, कंपोजिट सेक्शन 2 मटेरियल को मिला के बना है। तो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, कंक्रीट के लिए EC ले रहे हैं और स्टील के लिए ES ले रहे हैं। ठीक है, अब दोनों सेक्शन जो है यहाँ पर अगर देखें, ये राउंड बार्स स्टील की है और ये कंक्रीट सेक्शन है। तो डिफरेंट सेक्शन के लिए जो एरिया है, कंक्रीट का एरिया AC है और AS जो है वो एरिया ऑफ स्टील है। और जो स्ट्रेसेस है कंक्रीट में सिग्मा S, स्टील में सिग्मा S और कंक्रीट में सिग्मा C। लेंथ दोनों की सेम है। तो जैसे हमने लास्ट देखा कि कंपोजिट सेक्शन में क्या था कि डेल L1 इज इक्वल टू डेल L2, डिफॉर्मेशन जो है वो सेम आती है। और अगर जो लोड अगर इसमें लगा है P, तो वो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 हो जाएगा। तो सिग्मा C स्ट्रेन वाला जो कॉन्सेप्ट था वो यूज़ करके अगर हम बात करें, सिग्मा C अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट शुड बी इक्वल टू सिग्मा S अपॉन ES। तो यहाँ से स्ट्रेस का रिलेशन भी आ जाएगा, लोड का आ गया है, ये सिग्मा C AC प्लस सिग्मा S AS इज इक्वल टू P। तो सबसे पहले स्टील का जो एरिया है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ AS। अब यहाँ पर एक स्टील बार की अगर बात करें, एक स्टील बार में जो उसका डाया है वो DS है, तो एक स्टील बार का जो एरिया है वो π/4 DS स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 4 स्टील बार्स यूज़ की गई है, 4 बार्स। तो 4 बार के लिए जो एरिया है वो हो जाएगा 4 इंटू π/4 इंटू DS स्क्वेयर। ये हो गया स्टील का एरिया। ओके, अब कंक्रीट का एरिया कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना पड़ेगा कि जो टोटल एरिया है इस राउंड सर्कुलर जो क्रॉस सेक्शन का है, टोटल एरिया अगर हम टोटल एरिया की बात करें तो टोटल एरिया जो है वो π/4 इंटू D स्क्वेयर, कैपिटल D। लेकिन अगर कंक्रीट का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ कंक्रीट, तो इस टोटल से जो स्टील की बार्स है इनका एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो जो टोटल एरिया है A, उससे माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ स्टील। तो कंक्रीट का एरिया जो AC है वो कैलकुलेट होगा π/4 D स्क्वेयर माइनस
4 इंटू π/4 ds²। ओके, तो कंक्रीट का एरिया ऐसे कैलकुलेट होगा। यहाँ पर हमने 4 यूज़ इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर जो है 1 2 3 एंड 4 स्टील बार्स है, या n नंबर्स ऑफ स्टील बार होती तो n यूज़ करना था। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।